तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम सड़क पर भागती हुई एक लड़की को देखते हैं। साफ पता चल रहा था कि वो अपनी जान कहीं से बचा कर भागी थी। इस टाइम उसके जिस्म की हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। पाँव टेढ़े मेढ़े थे, जिस्म पर तरह तरह के जख्मों के निशान थे और ये जख्म ऐसे लग रहे थे कि जैसे किसी ने उसे टॉर्चर करने के लिए दिए हों। और उसके सर के आधे से ज्यादा बाल भी बुरी तरह से कटे हुए थे। वो भागकर अब पुलिस स्टेशन पर आ जाती है और पुलिस वालों को बताती है कि वो एक स्लॉटर हाउस से भाग कर आई है, जहाँ पर एक कपल उसे टॉर्चर किया करता था। पुलिस वाले उसे रेस्क्यू कर लेते हैं और उसे एक ऑर्फनेज भेज देते हैं, जबकि दूसरी तरफ उसका केस भी चलता रहता है। पुलिस उस स्लॉटर हाउस को ढूंढ लेती है जहाँ पर उसे टॉर्चर किया जाता था। वहाँ पर उन्हें सबूत भी मिल जाते हैं कि लूसी जो कह रही थी वो सच कह रही थी, लेकिन उन लोगों का वो पता नहीं चला पाते जो लोग लूसी पर टॉर्चर किया करते थे। केस ऐसे ही बंद हो जाता है और लूसी को इस चीज का बहुत दुख होता है। खैर, हमें दिखाया जाता है कि अब ऑर्फनेज में उसकी एक दोस्त बन गई थी एना। एना एक बहुत अच्छी लड़की थी और जब जब लूसी अपने ट्रॉमास के दिन को याद करके अपना आप खो बैठती थी, एना हमेशा उसे संभालती थी। जैसे जैसे लूसी की उम्र बढ़ती जा रही थी, उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और एना इस चीज के लिए दुखी थी। वो लूसी से पूछती है कि तुम्हारी ये सारी चीजें किस तरह ठीक होंगी। वो एना से कहती है, जब मेरे मुजरिमों को पकड़ लिया जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। इसी वजह से एना एक दिन पुलिस जाकर इस केस को दोबारा ओपन करने के लिए कहती है। पर एना इस टाइम काफी छोटी थी, ऐसी कंप्लेन वो किसी के बिहाफ पे कर नहीं सकती थी। इसीलिए ऑफिसर्स उसे कहते हैं कि तुम्हें लूसी को ही यहाँ पुलिस स्टेशन लाना होगा, उसके बाद ही उसका केस रीओपन होगा। खैर, अब वो वापस आ जाते हैं और वापस आने पर वो देखती है कि लूसी कहीं पे भी नहीं थी। वो लूसी को ढूंढते हुए वॉशरूम में गई तो उसने देखा कि लूसी बाथ टब में लेटी हुई थी और उसके जिस्म पर तरह तरह के निशान थे और उसकी कलाई भी कटी हुई थी, जिसमें से काफी सारा खून निकल चुका था। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई और डरी हुई थी। एना उससे पूछती है, लूसी ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? तो लूसी बताती है, मैं नहीं जानती, ये सब मेरे साथ किसी इंसान ने नहीं किया, बल्कि किसी और एंटिटी ने किया है। किसी ऐसी चीज ने मेरे ऊपर हमला किया है जो इस दुनिया की नहीं लगती। इस टाइम एना को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन लूसी की हालत ऐसी थी कि एना के पास यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। अब वो लूसी को ले जाकर सुला देती है और रात में अचानक लूसी डर कर उठ जाती है। इस टाइम उसके डर के उठने की वजह ये थी कि अचानक उनका दरवाजा खुल गया था और उसकी आंखों के सामने बंद भी हुआ था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अगले ही सेकंड जैसे ही उसने अपने बेड के सामने देखा तो वहां एक भयानक लड़की की सोल थी जो जख्मी थी। इस टाइम वो काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। वो लूसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते ही है, पर लूसी जल्दी से अपना ब्लैंकेट लेकर अपने बेड से नीचे उतर जाती है और एना के बेड के नीचे छुप जाती है। अब सीन यहाँ से कट हो जाता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक फैमिली को बहुत ही आराम से नाश्ता करते हुए देखते हैं। तो जाहिर तो यहाँ पर सब नॉर्मल था, लेकिन 1-2 मिनट गुजरते ही यहाँ पर सब एबनॉर्मल हो जाता है। इनके घर पर बेल होती है। वो आदमी जब दरवाजा खोलने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक लड़की हाथ में शॉटगन लिए उसे शूट कर देती है और वो लड़का बहुत दूर जाकर गिरता है। अपने हस्बैंड की मौत को देखकर वो औरत सामने आती है और वो लड़की उसे भी शूट कर देती है। यहाँ हमें उसका फेस दिखाया जाता है और पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लूसी ही थी। अब इस कपल के बच्चे जो अपने मॉम डैड की मौत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, वो यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो लूसी पीछे से उन दोनों को भी शूट कर देती है और इन सबको मारने के बाद वो यहाँ बैठकर रोने लग गई थी। वो रो इसलिए रही थी क्योंकि उसे इन बेकसूर बच्चों को मारने का दुख था। उसने इन बच्चों से पूछा भी था, क्या तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप कौन है और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? बच्चों ने ना हमें जवाब दिया था, लेकिन उस सब के बावजूद भी लूसी ने उन्हें मार दिया था। पता चलता है कि कपल वही था जिन्होंने लूसी को बचपन में अपने स्लाउटर हाउस में रखा हुआ था और उसे टॉर्चर किया था और आज लूसी ने उनसे अपना बदला ले लिया था। अब क्योंकि उसने 4 मर्डर किए थे तो फंसने तो वो वाली थी। पैनिक होकर वो अपनी दोस्त एना को एक कॉल कर लेती है और उसे बता देती है कि उसने उस कपल को, उस फैमिली को मार दिया जिसने उसे किसी टाइम पर मार ही दिया था। वो रो रो कर एक और मर्तबा एना से मदद मांग रही थी। एना को इस मर्तबा दोबारा लूसी पर तरस आ जाता है और वो इन मर्डर्स को छुपाने के लिए भी लूसी की मदद करने के लिए यहाँ पहुंच जाते हैं। इधर जब तक लूसी अकेली थी, वो देखती है कि वो एंटिटी जो बचपन से उसे तंग किया करती थी दोबारा उसके सामने आ गई थी। वो उसके ऊपर हावी हो जाती है और उसके ऊपर हमला कर कर उसे टॉर्चर भी करती है और उसे बहुत ज़्यादा जख्मी भी कर देती है। इस एंटिटी के चले जाने के बाद हम देखते हैं कि लूसी अब बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो एक अजीब से स्टेट में थी, जैसे वो पागल हो गई हो। वो जोर जोर से हिल भी रही थी और अब वो चाकू और वो चीज़ें जिससे हमने देखा था कि उस एंटिटी ने लूसी के ऊपर हमला किया है, वो चाकू भी हम लूसी के हाथ में ही देखते हैं। पता चलता है कि जो कुछ लूसी ने देखा था वो उसकी हेलुसिनेशन थी, उसके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी थी। असल में तो वो खुद ही अपने आप को टॉर्चर कर रही थी।
और रीज़न इसके पीछे ये था कि जो कुछ पास्ट में लूसी के साथ हो चुका था, वो लूसी के दिमाग पर इतना हावी हो गया था कि लूसी की दिमागी हालत ठीक नहीं रही थी। वो हमेशा एक औरत को अपनी हेलुसिनेशन में देखती थी, जो उसके ऊपर हमला कर रही होती थी, पर असल बात ये थी कि वो खुद अपने ऊपर हमला कर रही होती थी। इस टाइम पर दोबारा हमें दिखाया जाता है कि वो एंटिटी उसके ऊपर हावी हो गई है और वो एक चाकू लेकर उसके हाथ के अंदर स्टैब कर देती है। लूसी जो उससे बचकर भागना चाह रही थी, वो घर से भागकर बाहर आ जाती है और वहाँ वो एना से टकराती है। एना उसे काम डाउन करती है और उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर अपना स्टॉलर बांध देती है। एना उससे पूछती है, ये सब क्या हुआ, अंदर कौन है, बताओ ये सब किसने किया। लूसी बताती है, ये सब उसकी एंटिटी ने किया है, जो हमेशा से मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब एना उसे काम डाउन करके कहती है, रुको मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ। अंदर जाने पर उसे कोई नहीं नजर आता, तो अब वो खुद ही रोने लग जाती है। उसे रोना आ रहा था असल में लूसी की हालत पर, क्योंकि वो जानती थी कि आज भी लूसी उस दुख से निकल नहीं पाई जो बचपन में उसने सहे थे। वो उसकी मेंटल कंडीशन को बहुत अच्छे से समझती थी। वो अच्छे से जानती थी कि ये चाकू जो उसके हाथ में स्टैब है, ये भी उसने खुद ही किया है। इसके बाद ऐना जब यहाँ पर पड़ी हुई लाशों को देखती है, तो वह अपने आप से कंट्रोल भी खो देती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। उसे इस फैमिली के लिए बुरा लग रहा था। ठीक इसी टाइम पर लूसी अंदर आई और उसने कहा, तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया था और इन्होंने अपने किए का अंजाम भुगता है। बस अब तुम ये बताओ कि हमें इन लाशों के साथ करना क्या है। एना अपने ऊपर कंट्रोल पाती है और उससे कहती है, क्या करेंगे, हमें इसे ठिकाने लगाना होगा। वो अब लूसी के साथ मिलकर इन लाशों को वॉशरूम के अंदर ले आती है। अब एना लूसी से सवाल करती है, तुम्हें इस फैमिली के बारे में पता कैसे चला था और तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि ये वही फैमिली है जिसने तुम पर टॉर्चर किया था। वो बताती है कि उसे एक न्यूज़ आर्टिकल से इस फैमिली के बारे में पता चला था और वो इस कपल की शक्ल तो कभी भूल ही नहीं सकती। ये सारी बातें सुनकर लूसी कहती है, अब बस मैंने इन्हें मार दिया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर एना उसे गले लगा लेती है। एना ने उसे गले इसलिए लगाया था क्योंकि वो जानती थी लूसी ठीक नहीं है और उसे अभी भी यही डर था कि कहीं लूसी ने किसी गलत इंसान को न मार दिया हो। खैर अब जो भी था, उसे अब अपनी दोस्त का साथ देना था, उसे इन मर्डर्स के इल्जाम से बचाना था। इसलिए अब वो लूसी को सुलाकर खुद दोबारा काम पे लग जाती है और घर के बाहर जाकर एक गड्ढा खोदती है और एक एक करके फिर इन लाशों को इन गड्ढों में लाकर डालने की कोशिश में लग जाती है। जबकि यहाँ पर लूसी दोबारा एकदम से वही नाइट में यानी डरावना ख्वाब देखकर उठ जाती है। अब लूसी अपनी सोचों से लड़ ही रही थी कि अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। नीचे हम देखते हैं कि एना इस टाइम वॉशरूम में थी और उसने देखा था कि लूसी ने जिस औरत को मारा था, वो औरत मरी नहीं थी, बस सिर्फ बेहोश थी और अब उसे होश आ गया था और वही बुरी तरह चिल्लाई थी। एना ने उसे कहा, भी तुम खामोश रहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे लगता है कि तुम बेकसूर मारी जा रही हो। लेकिन एना की बदकिस्मती और इस औरत की भी, क्योंकि लूसी पीछे से आकर ये सारी बातें सुन लेती है। इस टाइम उसे उस औरत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ एना पर भी। एना तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन पहले वो उस औरत को बेदर्दी से मार देती है और फिर एना के पास जाकर बहुत ही भयानक अंदाज में उसे कहती है, मैं तुम्हें भी मार देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझे पागल समझती हो और समझती रही हो। तुम्हें आज भी यकीन नहीं कि मैंने अपना बदला लिया है। तुम्हें आज भी लग रहा है कि मैंने बेकसूर इन लोगों को मार दिया, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी सोचों की वजह से मार नहीं सकती, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी फैमिली हो, ये कह लो कि तुम मेरी दुनिया हो। अगर तुम्हारे साथ ये वाला सीन ना होता तो मैं तुम्हें मार चुकी होती। तुम जानती हो इस औरत ने क्या किया था? ये औरत हमेशा मुझे ऐसा खाना खिलाया करती थी जो खाने के काबिल नहीं होता था। इसने मुझे टॉर्चर कर करके उस स्टेज पर पहुंचा दिया था कि एक दिन मैं मर ही जाती, और जिस दिन मैंने जीने की उम्मीद छोड़ी थी, उसी दिन इसने गलती से मेरे हाथ खोल दिए और मैंने अपना सारा गुस्सा इसी के ऊपर उतार दिया। मैंने उसका खाना नीचे फेंका और उस औरत को अपने से दूर धक्का दे दिया। वो औरत नीचे गिरी और उसका पाँव टूट गया। वो मेरा पीछा ना कर पाई। मैंने अपने पाँव खोले और मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। जिस टाइम मैं वहां से भाग रही थी, उसी टाइम पर मुझे जख्मी हालत पे वहां एक और लड़की दिखाई दी। उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और उसकी हालत को देखकर लग रहा था कि उसे मुझसे काफ़ी पहले यहाँ पर लाया गया था और उसे मुझसे कहीं ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। वो लड़की गिड़गिड़ाती रही, मुझसे कहती रही कि मुझे बचा लो, लेकिन मैं उसे बचा ना पाई। फाइनली पास्ट के सीन में हमें वो लड़की भी दिखा दी जाती है जिसके बारे में लूसी बात कर रही थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट ये रिवील होता है कि ये लड़की वही लड़की थी जो ज़िंदगी भर लूसी अपने हेलुसिनेशंस में देखती आई थी। इस टाइम भी उस लड़की की बात करते हुए लूसी को हेलुसिनेशन अटैक आ जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाते हैं, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी भी वो लड़की, वो औरत उसके सामने है और उससे अपने ना बचाने का बदला ले रही है। पर असल में अब भी लूसी अपने आप के ऊपर ही वार कर रही थी, उस औरत को इमेजिन करते हुए
एना बहुत मुश्किल से उसे संभालती है और होश में लेकर आती है। लूसी दोबारा अपनी कहानी बताना शुरू करती है और कहती है कि काश मैंने उस दिन उस औरत को बचा लिया होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। ये कहते ही उसे दोबारा से उसी लड़की की सोल दिखाई देने लगती है और वो एना से कहती है, देखो वो मुझ पर हमला करने के लिए आ रही है। इस टाइम वो एंटिटी उसके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो लूसी की दोनों हाथों की वेन्स काट देती है। असल में ये सब भी लूसी खुद ही कर रही थी, ब्लेड उसी के अपने ही हाथ पे था। एना उसे रोक रही थी बेचारी, पर लूसी अब उसके काबू में नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि वो अब खिड़की के ऊपर जंप भी कर देती है और खिड़की तोड़कर घर से बाहर गिर जाती है। इससे पहले कि एना उसे बचाने के लिए वहां पहुंचती, उस टाइम तक लूसी उसी ब्लेड से अपना गला काट कर अपनी जान ले चुकी थी। और ये सब देखते हुए एना पूरी तरह टूट गई। काफी देर तो वो यहीं बैठकर रोती रही और लूसी से सवाल करते रही कि तुमने ऐसा क्यों किया। पर लूसी कहाँ बोलने वाली थी। अब वो लूसी की भी डेड बॉडी को उठाकर घर के अंदर ले जाती है और उसकी बॉडी से उसके खून को साफ करती है। रात तो उसकी लूसी के मरने की दुख भी ही निकल गई। जब सुबह हुई तो उसे याद आया कि वो तो अपने घर गई ही नहीं थी। वो जल्दी से अपनी स्टेप मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो आज घर आ जाएगी। असल में वो भी पहले ऑर्फनेज में रहा करती थी और उसे भी एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था। उसकी ये नई गार्डियन यानी स्टेप मॉम हमेशा उसे लूसी से मिलने के लिए मना किया करती थी, पर एना कभी नहीं रुकती थी। वो आज भी कहती है, तुम उसी पागल लूसी के साथ हो ना। अपने मॉम के मुंह से लूसी के लिए पागल सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है और रोना आ जाता है। वो अपनी मॉम को भी डांट कर फोन बंद कर देती है और फोन बंद करते ही उसे पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। उसे पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक स्टैचू गिरा हुआ था। बिना किसी मूवमेंट के स्टैचू का गिरना अजीब लगा उसे। उसने जब यहाँ की इंस्पेक्शन की तो उसे पता चला कि ये स्टैचू हवा के चलने की वजह से गिरा था और इस स्टैचू के नीचे एक खुफिया दरवाजा था। उसने जब ये दरवाजा खोला तो उसे नीचे एक पूरी फैसिलिटी दिखाई दी, जिसे देखकर वो हैरान परेशान हो गई। इस फैसिलिटी के अंदर जाकर जब वो यहाँ की लाइट चलाती है तो उसे पता चलता है कि ये बहुत बड़ी रिसर्च फैसिलिटी है और इस फैसिलिटी के छुप के बनाए जाने की रीजन साफ यही बता रही है कि ये फैसिलिटी इलीगल है। वो जैसे जैसे इस फैसिलिटी को आगे देखती रहती है उसकी और भी जान निकलती जाती है, क्योंकि एक के बाद एक भयानक सच इस फैसिलिटी के बारे में उसके ऊपर खुलता जा रहा था और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तस्वीरें भी मिली जो अब मर गए थे और उनके ऊपर ज़रूर इस फैसिलिटी पर एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। इसी फैसिलिटी के अंदर एक और छुपी हुई बेसमेंट उसे मिलती है। इसे ज़मीन के काफ़ी नीचे बनाया गया था और वो भी लॉक थी। उसे इस लॉक की यहीं पर मिल जाती है और वो जब उसे खोलकर उस दूसरे बेसमेंट के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर बहुत सी अजीबो-गरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर ऐसी चीज़ें रखी गई थी जिनसे इंसानों को टॉर्चर किया जाता था। अचानक उसे किसी के हिलने की और जंजीरों की आवाज़ें सुनाई दी। उसे पीछे मुड़कर देखा तो यहाँ पर एक औरत थी जिसको जंजीरों से बांधा गया था और उसकी आंखों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा सा क्लिप लगाया गया था। इस क्लिप या कह ले कवर को कीलों के जरिए उसके मुंह के अंदर स्टैब किया हुआ था और वो लड़की बहुत ही ज्यादा तकलीफ में थी। ये लड़की महसूस करती है कि आज उसे टॉर्चर करने वाले नहीं आए, यहाँ पर आज कोई और आया है। इसीलिए वो फौरन उसे अपने बचाने की रिक्वेस्ट करने लग जाती है। एना को इस औरत को देखकर रोना आ जाता है, लेकिन फिलहाल उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। उसे जल्दी से इस औरत को इस बेसमेंट से बाहर निकाला और उसे नहलाया, जिसके बाद उसने काफी मुश्किलों से ही सही लेकिन फिर उसके मुंह से उसका मास्क उतार भी दिया। उस औरत ने जब अपनी दुख भरी स्टोरी एना को सुनाई तो एना रोने लग गई। उसकी स्टोरी बहुत ज्यादा लूसी से मिल रही थी। एना के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। अब वो लूसी की डेड बॉडी के पास जाकर उसे प्यार करती है और उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं पूरी जिंदगी तुम्हें गलत समझती रही, तुम्हें पागल समझती रही, लेकिन तुम सच बोल रही थी और आज मुझे तुम पर यकीन है। एना का पछतावा अब एना के ऊपर हावी होने लगा था कि क्यों उसने अपनी दोस्त की बात नहीं मानी, उस पर यकीन नहीं किया। दुख के मारे एना की रो रो के यहीं पर आंख लग गई थी। कुछ देर बाद उसकी आंख एक शोर से खुली। उसने देखा कि ये शोर किचन से आ रहा था और वो लेडी जिसे वो रेस्क्यू करके यहाँ पर लेकर आई थी वो गिरती पड़ती किचन में पहुंच गई थी और वो एक चाकू के जरिए अपने आप को मारने वाली थी। एना उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो औरत कहती है, नहीं प्लीज मुझे मरने दो, मैं ये टॉर्चर और नहीं सह सकती। इससे पहले कि वो अपने आप को मारती, यहाँ पर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और अगले ही सेकंड वो औरत मरकर गिर जाती है। एना ने पीछे मुड़कर देखा, यहाँ पर कुछ लोग आ चुके थे। इन लोगों के यूनिफॉर्म से ये लोग कहीं के एजेंट लग रहे थे। आते ही ये लोग एना को भी पकड़ लेते हैं और एना से पूछते हैं ये लड़की कौन है जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर है। एना बता देती है कि ये मेरी दोस्त है लूसी। इससे पहले कि वो और भी कुछ पूछते हैं बताते, उसको भी अब उसी फैसिलिटी के अंदर ले जाकर बंद कर दिया जाता है जहाँ से उसने पहली बारी लड़कियों को रेस्क्यू किया था। इसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मरे थे उन सब की लाशों को वो बाहर उसी गड्ढे में फेंक देते हैं जो गड्ढे यहाँ पर एना ने बनाए थे। जिसके बाद अब शाम हो जाती है और हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जो इसी फैसिलिटी के अंदर आती है और जाकर एना से मिलती है। इस टाइम इस औरत को एना के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन
वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, बल्कि वो ऐना को यहाँ पर चलने वाला सब कुछ बताती है। और ये बताती है कि ये जगह एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग एक बहुत ही खुफिया एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। असल में हमें ये जानना था कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है, क्या होती है। और इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम बहुत सी लड़कियों को यहाँ पर लाकर टॉर्चर करते थे, और जब वो इस हद तक टॉर्चर हो जाती थी कि वो आधी मर जाती थी, तब हम उन्हें रिवाइव करके ये पूछने की कोशिश करते थे कि उन्होंने आफ्टर लाइफ में क्या देखा। बहुत सी लड़कियां इस स्टेज से पहले ही मर गई कि हम उन्हें रिवाइव कर पाए, और हमें ये बात पता नहीं चली कि आफ्टर लाइफ कैसी होती है। लेकिन ये लड़की जिसे तुमने मार दिया, इसके केस में हम बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके थे अपने रिजल्ट्स के। एक आध दिन में ये उस स्टेज पर पहुंच जाती कि खुद ब खुद मरने की हालत में होती, और हमें अपने एक्सपेरिमेंट की स्टडी मिल जाती। लेकिन अब क्योंकि तुमने उसे मार दिया है, तो उसका भुगतान तुम ही करोगी। जो कुछ अब उसने सहा वो सब तुम्हारे साथ होगा, ताकि तुम्हारे जरिए हम अपना एक्सपेरिमेंट भी पूरा कर सकें और तुम्हारे से जान भी छूट जाए। क्योंकि ऐसे तो हम तुम्हें छोड़ भी नहीं ना सकते, आखिर तुम्हें हमारी फैसिलिटी के बारे में सब कुछ पता जो चल गया है। वो लेडी ऐना को ये भी बताती है कि तुम यहाँ लूसी के पीछे आई थी, मैं ये भी जानती हूँ, और लूसी भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। आज से 15 साल पहले वो मेरे एम्प्लॉयज़ को मारकर भाग गई थी, और मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। शुक्र है कि वो खुद ब खुद ही मर गई। उसकी बातें सुनकर ऐना का दिमाग खराब हो रहा था। ये बातें किसी टॉर्चर से कम तो नहीं थी, लेकिन अब तो उसे और भी बुरा टॉर्चर दिया जाना था। उसे उसी चेयर पर बांध दिया जाता है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, उसे ऐसा बकवास खाना खिलाया जाता है जिसे मुंह के अंदर करना मुश्किल था। पहली कई मर्तबा तो ऐना ने उस खाने को मुंह से थूकने की कोशिश की, लेकिन फिर जब उसे हर गलती के बदले बहुत सारी मार और टॉर्चर मिला, तो उसने सब कुछ करना छोड़ दिया। उसने कोशिश करना छोड़ दी यहाँ से निकलने की, भागने की, अपने आप को बचाने की। दिन यूं ही गुजरते रहे, वो बुरा खाना खाती रही, इन लोगों का टॉर्चर सहती रही, और आखिर वो ऐसी स्टेज पर पहुंच गई कि अब वो किसी भी वक्त मर जाती। स्टेज पर उसे हमेशा लूसी की आवाज़ें सुनाई देती थी, जो उसे कहती थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम डरना मत, तुम मेरे पास ही आओगी। उसकी हालत को देखते हुए अब ये ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे उस टॉर्चर चेयर से नीचे उतार देते हैं, और वो औरत अब ऐना को प्यार से सहलाती भी है। इसके बाद ऐना को एक डॉक्टर यहाँ से ले जाते हैं और बेदर्दी से उसकी पूरी बॉडी से उसकी खाल उतार दी जाती है। अब उसकी बॉडी पर सिर्फ लाल रंग के मसल्स नजर आ रहे थे। दर्द इतना बढ़ चुका था कि दर्द से उसकी आंखें ऊपर चढ़ गई, और उसने कुछ बोलना भी बंद कर दिया, और उसके मुंह के सारे एक्सप्रेशन खत्म हो गए। ये देखकर ये लोग खुशी से चिल्ला दिए, क्योंकि इनका एक्सपेरिमेंट जैसे पूरा हो गया था। उन्होंने जल्दी से अपने लीडर को, यानी उस ओल्ड लेडी को यहाँ पर बुलाया, और उस ओल्ड लेडी ने ऐना की बॉडी को रिवाइव करते हुए उससे बात करने की कोशिश की। उसने उससे सवाल किया, ये बताओ आफ्टर लाइफ कैसी है, और तुमने मरने के बाद क्या देखा। इनके आपस में क्या बात हुई ये हमें नहीं दिखाई गई। बस अगले सीन में हमने ये देखा कि अब इस घर के बाहर बहुत ही लग्जरी कार्स आकर रुकी थी, जिसमें उसी ऑर्गेनाइजेशन के सभी मेंबर्स थे, जो ये जानने के लिए आए थे कि आखिर उनके एक्सपेरिमेंट का एंड क्या बना। उनके यहाँ पर इकट्ठे होने पर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर सबको बताता है कि आज 17 साल बाद फाइनली हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। ऐना नाम की एक लड़की फाइनल स्टेज पर पहुंची, तो हमने उसे रिवाइव कर लिया और उससे पूछ लिया कि आफ्टर लाइफ में क्या है। उसने जो देखा, जो बताया, ये सारी बातें आपको मैडम ही बताएंगी। ये जानने के लिए सभी लोग अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मैडम का इंतज़ार कर रहे थे। अब मैनेजर मैडम को बुलाने के लिए जाता है। मैडम इस टाइम वॉशरूम में थी। मैनेजर बताता है कि सब लोग आ गए हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अब मैडम को अब वॉशरूम में अजीब सी हालत में दिखते हैं, ऐसे जैसे वो पागल हो गई हो या डरी हुई हो। वो अपने मैनेजर से पूछती है, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि आफ्टर लाइफ कैसी है। वो कहता है, नहीं, ये बात तो हमें आप बताएंगी ना। तो वो मैडम कहती है, ये बात बस तुम हमेशा सोचते ही रहो। कि कहकर वो अपने मुंह में पिस्टल रखकर अपने आप को मार देती है। जिसके बाद अब हमें सीन कट होकर ऐना को दिखाया जाता है, जो जिंदगी और मरने के स्टेज के दरमियान थी, और अब उसकी सोचों को दिखाया जा रहा था, जिसमें वो लूसी के साथ खेल रही थी। और यहाँ इस बात से, इस सीन से, इस मूवी में ये जाहिर किया जा रहा है कि इस मूवी के अकॉर्डिंग आफ्टर लाइफ में कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी यादें ही हमारे साथ जाएंगी। यही बात ऐना ने मैडम को भी बताई थी, और इसीलिए मैडम ने अपने आप को मार लिया था, ताकि वो भी मरने के बाद अपनी पुरानी और अच्छी मेमोरीज को जी सके। और इस तरह उन्हें और ऐना को मरता हुआ दिखाते हुए ये मूवी यहाँ